हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत में संतरत काल के सैयद वंश टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, ये रहा सैयद वंश। थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। इसके पहले हमने संतरत काल के किस किस टॉपिक को कवर किए थे। तो देखिए, हम संतरत काल में सबसे पहले कवर किए थे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश कवर किए थे। गुलाम वंश के बाद हम कवर कर लिए थे संतरत काल में खिलजी वंश। ये रहा, ये खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश के बाद जो हम कवर किए थे, ये रहा, खिलजी के वंश के बाद जो हम कवर किए थे वो है, एक मिनट, वो है तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद हम क्या कवर किए थे, ये कवर किए थे, एक मिनट, हाँ, ये खिलजी वंश के बाद हम तुगलक वंश कवर किए थे। और तुगलक वंश के बाद हम कवर कर रहे हैं सैयद वंश ये। और जो इससे पहले जो टॉपिक हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश कवर किए थे, इसमें जो है उसमें कुछ बॉक्स वाले कुछ पार्ट रह गए थे। जैसे कि ये देखिए, बॉक्स वाले जो ये पार्ट रह गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। अब देखिए, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम कवर किए थे, लेकिन ये बॉक्स वाले रह गया था, तो इसको बराबर करके हम देखो कवर कर देते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजना है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था इसने 1326 से 1327 ईस्वी तक। 1326 से 27 ईस्वी तक इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था 1326-27 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329-30 में। और खुरासान एवं कराचील का अभियान किया था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये सारे अभियान तो इसने सारे मतलब परिवर्तन इसने लाया था, योजना, लेकिन ये सब असफल रहा था। खुरासान और कराचील अभियान भी इसका सफल रहा, मुद्रा भी असफल रहा, राजधानी परिवर्तन रहा, इससे जनता काफ़ी परेशान रही। और दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया, इससे भी जनता परेशान रही थी। तो ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक के क्रियान्वित। ये से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुरासील एवं कराचील का अभियान किस शासक ने किया था। तो ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि इसने ये भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और राजधानी परिवर्तन करके देवगिरी ले गया था, दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद रखा था, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये सारे अभियान इसके असफल रहे थे। तो ये बॉक्स वाले ये हमने कवर कर लिए। और देख लेते हैं कि बॉक्स वाले में और कुछ है बॉक्स में। तो ये हो गया, ये हमने देख लिया, तुगलक वंश में ये हमने कवर कर लिया। और ये देखिए, ये बॉक्स भी खिलजी वंश में मुझे लगता है ये बॉक्स वाला रह गया था। तो ये जो है, अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। तो ये रहा खिलजी वंश 1290 से 1320 में। इसको वैसे देख लेते हैं, शायद कवर कर दिए, रिवीजन हो जाएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1253 में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन की से लेकर मोहम्मद तुगलक तक की दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कौन सा सूफी संत था जो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहते हैं। तो ये है ये अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, ये देखिए, इन्हें तूतिए हिंद के नाम से किसको जाना जाता था, तो अमीर खुसरो को। और आगे है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता, तो ये भी अमीर खुसरो को। ये सब हमने कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में हमने इसको कवर कर दिए थे क्योंकि ये सैयद वंश काफ़ी छोटा है, सैयद वंश तुरंत ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये रहा सैयद वंश। तो ये सैयद वंश है। सैयद वंश 1414 से 1451, 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन रहा था। और इसमें जो है, तो ये हम एक बार देख लेते हैं, ये छोटा है। सैयद वंश का संस्थापक खिजन खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजन खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश था। अब सारे तो जो सुल्तान थे उसने अपने को सुल्तान की उपाधि धारण किए थे, लेकिन खिजन खां जो थे
वो अपने को सुल्तान की उपाधि न धारण करके सिर्फ रैयत आला से ही ये खुश था। खिजन खां तैमूर लंग का सेनापति था, और खिजन खां जो था ये तैमूर लंग का सेनापति था। भारत लौटते समय तैमूर लंग ने खिजन खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। और भारत से लौटते समय जब तैमूर लंग जो यहाँ पे आक्रमण करा था और लौट रहा जब था, तो लौटते समय भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजन खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर देता है। खिजन खां का नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, और खिजन खां जो है नियमित रूप से ये तैमूर के जो पुत्र थे शाहरुख, उसको कर यानी टैक्स भेजा करता था। खिजन खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो जाती है। और खिजन खां की मृत्यु कब हुई ये पूछा जा सकता है। खिजन खां की मृत्यु 20 मई 1421 को। और कौन ऐसे शासक थे जो नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजते थे? तो खिजन खां, क्योंकि खिजन खां जो थे वो तैमूर के सेनापति थे, और इनको ये तैमूर लंग जो है इनको सत्ता सौंप के गए थे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, तो इसलिए। आगे है खिजन खां का पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। खिजन खां का पुत्र जो था मुबारक खां, वो कौन सी उपाधि धारण करते हैं? शाह की उपाधि। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो हैं उनको जो है खिजन खां के पुत्र मुबारक शाह का क्या था? संरक्षण प्राप्त था। और इनकी पुस्तक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और ये किसने लिखा है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो बुक लिखे हैं तारीख ए मुबारक शाही, इसमें सैयद वंश के विषय में जानकारी हमको मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। और यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना कौन करते हैं? मुबारक शाह करते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा कि मुबारकाबाद की स्थापना यमुना के किनारे कौन करता है? तो ये मुबारक शाह करते हैं। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट है सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? करीब 37 वर्षों तक रहा। उसके बाद आता है लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो आज के लिए इतना ही। हम लोधी वंश को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।